अब क्या बताऊं घर की बात। प्रयाग बोल रहा था, उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात। मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीतू, तुम अपनी ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो, यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आपके लिए लाए एक मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे और आपका एक सब्सक्राइब हमारे जीवन को रंग भर देगी। सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आँखों में ले लूं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मेरे मायके के दहलीज पर कदम रखे थे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह मेरी भूल थी। सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थी। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होती? झगड़ा सिर्फ इस नीम के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में हो, इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और उस जगह का भी बंटवारा होगा। अंतिम बार मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूं आखिरी बार। नीम का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेलो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे, मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार करते थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियरिंग इसलिए टॉप किया था क्योंकि मंझले भैया इंजीनियरिंग कर सके, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि दो दो बच्चों का इंजीनियरिंग पढ़ा सके। छोटा प्रयाग सबका दुलारा था, अम्मा का तो और लाडला था, लेकिन ना जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार में पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांद कर कहाँ जाऊं, किसके घर पहले जाऊं। मैं नम आंखों से नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे नीतू, वहां क्या कर रही है तू? उनकी आवाज से मैं अपने प्रश्न व्यूह से बाहर आई, अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ अंदर आओ। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। सेला, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज देते हुए बोले, नीतू, तुम चाय लाओ या कॉफी? भैया को चाय पसंद थी, इसलिए मैंने चाय बोल दिया। भाभी भी खुशी से बोली, बहुत अच्छा किया नीतू, तू आ गई। तुम्हें देखते ही भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रयाग के पास। सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरे आश्चर्यचकित थी कि इस बात से इतनी देर से मुझे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। प्रयाग, माँ कहाँ है? उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झलझलाते हुए बोला, नीतू, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेगी। मगर माँ को यह नागवार लगा, उसके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे? घर, जमीन, जायदाद सब तो बांट लिए, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। और क्या बताऊं घर की बात। प्रयाग बोल रहा था कि उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। घर की बात। मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, नीतू, तुम अपनी ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो, यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई।
माँ शारदा होम चली गई है। क्या? माँ वृद्धाश्रम चली गई? यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फोन कभी नहीं लगता है। कई बार भाभी से भी पूछा, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसके पास फोन नहीं रहता। मेरे पैरों तली जमीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया और कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरा फ्री विहलियर भी रुक गया। शारदा होम यानी वृद्धा आश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ। मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में? अरे वृद्धा आश्रम है तो नहीं, यह तो मेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धा आश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन चुकी है, सब मेरा ख्याल रखती है। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। बचपन में यह शारदा मौसी के यहाँ जाते थे, इसलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से मैंने माँ से विदा लेकर वहाँ से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठीक ठीक की आवाज़ से नींद खुली। तभी बड़ी तेजी से आवाज़ करता हुआ कुछ धमाड़ से गिरा। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ कटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंख भर आई। रिश्तों में मन के भेद इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारे सोच में भी मतभेद हो जाते हैं? बहुत सारे प्रश्न अनुतरित हो रहे थे मेरे मन में। मैंने सबसे विदा लिया और वहां से निकल गई। सब ने झोली भर भर कर मुझे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी कौन सी लड़ाई थी, समझ से परे थी मुझे। अगर किसी को थोड़ी ज़मीन ज़्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी ज़मीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता। एक समय ऐसा था कि बड़े भैया ने अपनी इंजीनियरिंग बनने का सपना छोड़ दिया था, पर आज की सच्चाई मुझे खून के आंसू रुला रही थी। ऐसा रियल स्टोरी हर एक घर घर में भाई के पीछे हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें।